नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में 28 नए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। इनसे 446 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को भी कुछ राहत मिलेगी। 261 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित हो चुके हैं। 165 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित करने की तैयारी। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर विवादों, कानूनी उलझन के बाद राज्य सरकार का फोकस अब छोटी छोटी परियोजनाओं पर है। उत्तराखंड 2164 मेगावाट के 22 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। इन पर फैसला होने से पहले सरकार ने छोटी परियोजनाओं की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 165 मेगावाट क्षमता के 14 प्रोजेक्ट का आवंटन अभी होना है। ये प्रक्रिया निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू होगी। इस तरह कुल 446 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट से राज्य का बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 446 मेगावाट बिजली उत्पादन से राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। बाजार से खरीदी जाने वाली महंगी बिजली से भी राहत मिलेगी। छोटी परियोजना के निर्माण में करीब 3 साल का समय लगता है। तो उत्तराखंड में संचालित होने वाले कई प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से लगातार हरी झंडी मिल रही है। केंद्र के इस सकारात्मक रवैये से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी संतुष्ट और उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस मौके पर सीएम धामी का कहना है कि बड़ी संख्या में केंद्र से हमारे प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो न्यायालय में लंबित हैं या किसी और वजह से सहमति नहीं बन पा रही है, उन सभी पर सहमति बनेगी। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य नंबर 1 बनेगा और अपनी जरूरत के अनुपात में अधिक बिजली उत्पादन करेगा। जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं, उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने आगे कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सुझाव शीतकालीन यात्रा के लिए दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड पहुंचने का वो प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें। और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। तो प्रदेश में अवैध मजारों के बाद धामी सरकार ने अवैध मदरसों को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में अभियान जारी है। किस जिले में कितने अवैध मदरसे हैं और कहां कहां जांच जारी है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिनों पहले सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में मदरसों की जांच की जाए। इस मामले में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। उधम सिंह नगर जनपद में 129 मदरसे फर्जी बताए गए हैं। देहरादून में लगभग 60 मदरसे फर्जी बताए गए हैं, जबकि हरिद्वार में लगभग 21 मदरसे फर्जी बताए जा रहे हैं। इस अवैध मदरसों के मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन कोई भी अवैध और फर्जी तरीके से गतिविधि नहीं की जाएगी।
पाए गए? देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर गलत तरीके से फंडिंग हो रही है तो इसकी जांच कराई जाएगी। नियमों को ताक पर रखकर अगर कोई काम किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी ऐसी गतिविधियां क्यों होती हैं? अगर जांच करनी है तो सिर्फ मदरसों की ना की जाए बल्कि निजी स्कूलों की भी की जाए, क्योंकि वहाँ भी बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखा जाता है। देखिए, हर चुनाव से पहले कभी यूसीसी, कभी मजार, कभी कुछ ये करते रह रहा है। मदरसों की बात फिर से उठी है और अब पब्लिक इन चीजों से परेशान भी हो गया। पब्लिक इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहती। मदरसे क्या है? शिक्षा देने का एक केंद्र है और हमने पहले भी कहा था कि शिक्षा का कोई भी केंद्र है उसको अच्छा होना चाहिए और नई जो शिक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। मदरसों में भी कुछ सुधार होने चाहिए और वो लंबे समय से इस चीज़ों पर चर्चाएं चल भी रही। मदरसों की भी जांच होनी चाहिए, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी जांच होनी चाहिए जो चल रहे हैं। केवल मदरसे क्यों कहा जा रहा है? स्कूलिंग कहिए, स्कूल जितने हैं, स्कूल मदरसे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। जिनके जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अप टू द मार्क नहीं है, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के निर्देश पर प्रदेश में मदरसों की जांच कराई गई। जांच में आने वाले आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी अवैध और फर्जी होगा, वो चाहे मदरसा हो या अवैध अतिक्रमण, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। ऐसे में देखना है कि क्या सरकार इन अवैध मदरसों को बंद करवाती है या फिर निकाय चुनाव के बाद ये मामला ठंडा बस्ते में चला जाएगा। देहरादून से अभय ज्ञानपुरा की रिपोर्ट। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाए जाने के बारे में लेटर वायरल होने के बाद हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों ने कॉलेज को प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने का विरोध किया। आपको बता दें, करीब 640 करोड़ की लागत से हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा था। पीपीपी मोड पर दिए जाने से पहले ये कॉलेज प्रदेश सरकार के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार के अचानक से कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का फैसला न केवल छात्रों को परेशान करने वाला है, साथ ही इस चुनावी दौर में विपक्षी पार्टियों के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इसी को लेकर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आज मीडिया कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया गया। इस मौके पर छात्रों ने सरकार पर अपने आप को ठगने का आरोप लगाया है और छात्रों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर कॉलेज को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। तो वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रंगीन सिंह रैना का कहना है कि उनके पास अभी इस संबंध में किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं मिला। इस कॉलेज में जब हमने एडमिशन लिया था, जब हमारा नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद इस कॉलेज को चलाने की बात हुई, तो उस समय इस कॉलेज को सरकारी रूप से चलाया गया। सरकारी रूप से चलाने के बाद जब हमें यहाँ 2 महीने पढ़ते हुए हो गए हैं, तो अभी इसको पीपीपी मोड में डालने की बातें चल रही है। अगर ये कॉलेज पीपीपी मोड में चले जाता है तो इस कॉलेज में एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जिसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। पीपीपी मोड में कॉलेज आ जाता है तो जो हमारा गवर्नमेंट का टैग है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो पूर्ण रूप से हट जाएगा
लोग तो यही समझेंगे ना कि हम प्राइवेट में पढ़ रहे हैं कि 2 साल हमने मेहनत करने के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे, इसीलिए पहुंचे कि हमको प्राइवेट के लिए प्राइवेट का वो मिले, प्राइवेट का टैग मिले। प्राइवेट करना ही होता तो हम पहले चले जाते। तो सर हम जो पॉसिबल हमसे होगा हम सीएम तक जाएंगे, सीएम तक बात पहुंचाएंगे, और ज्यादा ही हो जाएगा तो हम अनशन पानी में भी बैठेंगे। हम जब इस कॉलेज में आए थे तो हमें ये बताया गया था, वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सर बोर्ड में लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का है, और आज हमें बिना बताए पता चलता है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है। सर हमें तो, हम 5.5 साल के बाद यहाँ निकलेंगे, हमने सर नंबर निकाला, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट के डॉक्टर है, हमें गवर्नमेंट हम पे ये दावा करती है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं, और आज हमें कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे हमें प्राइवेट कर देंगे। सर हमें तो टैग ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम प्राइवेट के नहीं बच्चे, सर हम गवर्नमेंट के हैं। हमने नंबर, सर हम पिछले साल कर लेते, इतने सारे बच्चे हैं मेरे बैचमेट्स हैं, वो पिछले साल ले लेते कॉलेज। सर मेहनत करते हैं 1 साल, अपनी पूरी जिंदगी का 18 साल के 19 साल के बच्चे अपने साल बर्बाद करते हैं पढ़ने के लिए, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, और आज इससे हमारी मेहनत की इतनी भी इज्जत नहीं है कि हमें बिना बताए इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मैं एक सरकारी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, यही मेरी पहचान है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे अल्मोड़ा से अपग्रेड लेके आई थी, तो मेरा पहले तो समय इतना व्यर्थ हुआ। 2 दिनों से एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है पीपीकी मोड वाला, बच्चों को पता चला है। तो उसके बाद बच्चों को जैसे ये पीपीकी मोड में जा रहा है ये कॉलेज, जो कि ये बच्चे हमारे गवर्नमेंट उसमें आए थे, तो उनकी तरफ से एजुकेशन हो रही है कि ये कॉलेज पीपीकी मोड में नहीं जाना चाहिए। इसके कारण वो बच्चे प्लानिंग में 538 करोड़ एक है, और बाद में 638 करोड़ के करीब गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं हुआ। जैसे ही जो बच्चों को भी पता चल रहा है वही है, इसके कारण ये सारे बच्चे ऑफिशियल कोई चुनाव नहीं है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में संशोधन किया है। कांग्रेस ने भागीरथ भट्ट और सतीश नैनवाल को नाम से हटा दिया है, लिस्ट से हटा दिया है, और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर का नाम शामिल किया गया है। साथ ही एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी का नाम भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। तो खबर देहरादून से है, जहां नगर निकाय चुनाव के ऐन वक्त पर भी कांग्रेस में नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रहे नेता अपमानित महसूस कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी की गई है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि यह बात बिल्कुल गलत है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल गलत है, नाराज नहीं है। मेरी उनसे कल भी बात हुई, आज भी हुई। किस तरीके से समाचार लिखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष है कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रही हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स हैं, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहाँ किस तरीके से गतिविधियाँ गतिमान हों उसको वो देखेंगे। कुमाऊं में हमने भागीरथ भट्ट जी को और सतीश नैनवाल जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो भी वरिष्ठतम हमारे प्रभारी हैं और वो पूरे कुमाऊं में दोनों लोग घूम घूम के लोगों को जिता। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बना ली है। बीजेपी ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, तो अब जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक निकाय चुनाव में कमान थामेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है और 10 जनवरी से बीजेपी की स्टार प्रचारक, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, कैबिनेट मंत्री निकाय चुनाव के लिए
प्रचार प्रसार में मैदान में उतरेंगे। चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी के हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा और इसमें जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठकें होंगी, रोड शो के कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को हम विस्तृत रूप से तैयार करके और 11 तारीख से ये कार्यक्रम पे आयोजित हो। अगली खबर देहरादून से है, जहां 23 जनवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने प्रदेश के तमाम मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 पंचायत है, जिसमें 1309 वार्ड शामिल हैं। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए 1544 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। बात करें मतदाताओं की तो 14,92,746 महिला मतदाता हैं और 15,91,063 पुरुष मतदाता हैं और 538 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कुल मिलाकर 30,84,347 वोटर्स इस बार नगर निकाय के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं अगर आपसे सबसे पहले ओवरऑल बातचीत अगर करूं तो हमारे टोटल 100 जो है नगर निकाय जिनमें चुनाव हो रहा है इस समय, और इसमें टोटल वार्डों की संख्या अगर मैं करूं तो 1309 टोटल वार्ड्स हैं इन 100 निकायों में। टोटल मतदान केंद्रों की बात करूं तो 1544 हमारे मतदान केंद्र हो जाते हैं। मतदान स्थल की बात करूं तो 3458 हमारे मतदान स्थल रहेंगे इस पूरे चुनाव में। वोटर डिटेल्स की बात करूं तो टोटल महिला मतदाता हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं 14,92,746, 14,92,746 हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुके हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुरुष मतदाता हमारे जो रजिस्टर्ड हैं 15,91,063। हल्द्वानी में कांग्रेस ने दमवा ढूंगा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। दलित समाज के कई जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस की इस सेंधमारी से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। ज्वाइनिंग करने वालों में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हेमा देवी और पार्षद प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के कांग्रेस लोग को लेकर वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि अनुसूचित विभाग जो है दलित समाज का भला हमेशा कांग्रेस ने किया है, इसलिए अनुसूचित समाज के जनप्रतिनिधि और लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इससे कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हेमा देवी ने कहा कि कांग्रेस में उनके घर में वापसी हो गई है और अब वो कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव में दिन रात मेहनत करेंगी। मजबूती से लड़ाएंगे और आज मैं अपने इंद्रपाल आर्य हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जुड़ी हूँ। नाराज होकर चली गई थी तो उन्होंने मुझे मना लिया है। वार्ड नंबर 36 से मैं मीना देवी पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं जनता की आवाज से उठी हूँ, निर्दलीय हूँ। जनता की मैंने 16-17 साल सेवा करी है, जन सेवक रही हूँ, सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभा रखी है मैंने और जनता की आवाज से उठी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है अपनी जनता पे कि मुझे जिता के सीट पे बिठाएंगे, नगर निगम का पार्षद बनाएंगे। जो कार्य जो नहीं हो पाए हैं, जो कार्य अधूरे हैं, वो कार्यों को मैं निष्ठा से और जनता के सहयोग से पूरा करूंगी। हेमा देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिलाओं के लिए लगातार उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही हैं और किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गई थी। आज उन्होंने घर वापसी की है और जो हमारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं मीना देवी,
धुआं धुआं से उन्होंने भी आज कांग्रेस में सम्मिलित हुई है, पूरा परिवार कांग्रेस में सम्मिलित हुआ है। इस रूप से जो हमारा अनुसूचित जाति समाज है और जो महिलाएं हैं बहुत जागरूक हो चुकी हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं और हमें किसके पक्ष में खड़ा होना है ये भी जानती हैं। इसी बात को देखते हुए उन्होंने आज कांग्रेस में सम्मिलित हुई हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से अनुसूचित जाति समाज की हितैषी कांग्रेस है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको विकास की दौड़ में आगे बढ़े रहने के लिए बहुत सारा काम किया है और आज इससे प्रभावित होकर उन्होंने फिर कांग्रेस में अपनी आस्था विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित रूप से नगर निगम के इस चुनाव में आपकी भूमिका बड़ी प्रबल होगी और मेरा मानना है कि हम एक बड़ी जीत। तो अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां एक जंगली जानवर ने एक युवक को घायल कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसबी के साथ जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया और घायल व्यक्ति तक पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मैं जाने में असमर्थ रहा। तो एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर वापस ले गए और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। जंगली जानवर ने युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां जंगली जानवरों और लोगों का संघर्ष आए दिन देखा जा रहा है और हाल ही में सल्ट में भी मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष हुआ। लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों और लोगों के बीच आए दिन संघर्ष हो रहा है। माताओं की गोद से बच्चों को छीनकर जंगली जानवर ले जाते हैं। विधायक ने कहा कि सरकार से एक दिन का इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई है और वो लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं। अगर विशेष सत्र नहीं आयोजित होता तो आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।